नमस्कार दोस्तों, लेट्स डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करेंट अफेयर देखेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मार्च 2023 का करेंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु लाया गया। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क का लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना हो जाएगी। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुध मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को लाना है। नेक्स्ट देखेंगे 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति युवा पोर्टल की शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की मूर्तियां का अनावरण किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखेंगे 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए
जिले तथा 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक, सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य क्या है? चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का मंजूरी दिया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में अपनी मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया जाता है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ से पंजाब के IIT रोपड़ से युवा उत्सव @2047 लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। थीम क्या था? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानु
जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दिया है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों को प्रत्यार्पण किया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी वावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा किया है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ओलोगोंग और डीकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस में स्थापित करेगा। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 पर्यटन मंत्रालय का है। उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। फरवरी 2023 का देखेंगे अब। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैगोंग तसो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 26 जनवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित है। ये पर्यवेक्षण की शुरुआत की है तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों को उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है श्री अन्न पेश किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। भारत में पहली बार केरल के इरिंजापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में
परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान, एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद, हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है और इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इंदौर ग्रीन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू किया है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकता है। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कॉम्पोस्ट बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी गई। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वारसेरू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नमो क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया
प्रमुख चुना है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स-सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का आरंभ जो है नई दिल्ली में किया गया और यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ऑपरेशन एएजी केरल पुलिस के द्वारा उद्देश्य है इसका केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। अब देखेंगे जनवरी 2023 का भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना घोषणा की है और उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई-प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है और यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला बन गया है राज्य। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से 11 बच्चों को सम्मानित किया है। 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड देख लीजिए। 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना है। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने हैं। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभ आरंभ में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल का उद्घाटन किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसके प्रधानमंत्री ने भाग लिया। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। अब देखेंगे दिसंबर 2022 का 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर
130 प्रति लाख थी, जो 2018-19 में घटकर 97 प्रति लाख हो गई है। गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना शुरू किया गया है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। मेघालय में जानवरों की दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। 6 दिसंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस की 91वीं वर्षगांठ जो है ढाका में मनाई गई। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया। इस एटीएम की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अभी वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है, क्योंकि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से हटा दिया गया है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है। हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में स्थान बनाया है और भारत जो है 9वें स्थान से अब 5वें स्थान पर आ गया है। केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2022 को गोवा के मोपा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती मनाई गई। उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। इसका उद्घाटन पी विजयन ने किया, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम एवं लद्दाख के खुबानी को जीआई टैग दिया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवित करने के लिए भारत की नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग उपकरणों का उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। आगे अब देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुकी है। स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है, कल्याणी फेरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडनगर, मोढेरा सूर्य मंदिर एवं त्रिपुरा की उन्नाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बन गई हैं। 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोसर महोत्सव मनाया गया। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केरल का धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल राज्य जो है सरकार द्वारा बेकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी।
हुगली नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उड़ीसा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य था 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना है। पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और DRDO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रोजेक्ट वाणी भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा जो विभिन्न भारतीय भाषाओं को समझ सके। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट GIB का विचार पेश किया है। अब देखेंगे नवंबर 2022 का। राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसका उद्देश्य है राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नई नौकरियां सृजित करना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा और इसे PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। उड़ीसा की बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% कम करना है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिटापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे फर्स्ट स्टेप का नाम दिया गया है। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार ने लागू किया है। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पेयजल के रूप में पहुंचाना है। राजगीर, बोधगया, गया, नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत 27 नवंबर को राजगीर से और 28 नवंबर को गया एवं बोधगया से की गई। पहले चरण में राजगीर, गया तथा बोधगया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति होगी। दूसरे चरण को नवादा में 2023 में लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। कृषिथॉन 2022 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषिथॉन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का किया गया आयोजन। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। भारतीय सेना की लांस नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई हैं। इन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी।
17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी का दौरा करेंगे। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की। जियो 5G शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई है। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है और यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाथ प्रभु कैपेगौड़ा के 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें भागीदार राज्य जो है मध्य प्रदेश है और भागीदार देश नेपाल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? युवा कलाकारों को अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस वर्ष इसका विषय रहा सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया है, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम जो है ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलो गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। लेखाकारों का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, ये सभी। अब देखेंगे अक्टूबर का। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोजमार्ग मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला
गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत वोसुन गेर ने किया। 26 से 28 अक्टूबर नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना शुरू किया है। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य था फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई जो है 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 मनोनीत सदस्य PT उषा खेल क्षेत्र से और इलैयाराजा संगीत से संबंधित है, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य और KV विजयेंद्र प्रसाद जो है फिल्म निर्देशक हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की है। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को शुरू किया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना। अयोध्या दीप उत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताबदियरा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उज्जैन जो MP में है स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया।
प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया और इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को के द्वारा बनाया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफस्पा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक, महाराष्ट्र में 1.26 था और 1.23 इसमें। केरल का राज्य का पुलुमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अदानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानेसर में एससीओ आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया था। हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिले में स्थित कंदूर को पतला लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में जिले के दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। धन वर्षा योजना LIC का है। उद्देश्य क्या है? एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या रहा? प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकानें खोली गईं। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम के द्वारा असम सरकार ने। उद्देश्य क्या था? किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। ऑपरेशन चक्र जो है CBI के द्वारा। उद्देश्य है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध। अब देखेंगे सितंबर 2022 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला विज्ञान दर्शन आदि संबंधी शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया है। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने REC को भारत के 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को होने वाली समस्याओं को दूर करने पर विचार करना था। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाके में सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। नेक्स्ट है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करने, बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।
गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा। अगले 5 वर्षों में इसमें 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है और इस वर्चुअल स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल में आने में सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 31 ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की है। यह बैंक बिना बैंक वाले गांव में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नामक जो नदी है, फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर डैम का उद्घाटन किया है। यह डैम जो है 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा है, 95 मीटर चौड़ा है। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है निवासियों की सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा से खुफिया जानकारी एकत्र करेगा। गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राज्य में निवेश लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों के लिए विहान.ai नामक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य है घरेलू बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी को 30% तक लाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार के सभी गांव को हर घर जल का प्रमाणीकरण प्राप्त है तथा ODF प्लस के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की क्षमता जो है 270 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड हमेशा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों का आकर्षक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारतीय नौसेना के लिए नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया, जो छत्रपति महाराज शिवाजी की मुहर से प्रेरित है। इस ध्वज को निशान नाम दिया गया। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन इसका किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया है। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी पुरानी परंपराओं के दस्तावेज के लिए ज्ञान कोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें 62 जनजाति संप्रदायों का उल्लेख है। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा, जिसकी लागत जो है 4,000 करोड़ होगी। 27 सितंबर को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टैक्थोन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग को प्रोत्साहित करना। 15 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इसका उद्देश्य क्या था? निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर बल देना था। एल्विस अजी हजारिका उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी चौकी किबिथु सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया।
इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव किया गया। एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। त्रिपुरा में स्थित दासपारा गांव में रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर उसे प्रकृति आधारित जीवन शैली में बदल दिया गया है। इसके साथ ही वह भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बन गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इसका उद्देश्य है परिवहन प्रणाली को बेहतर करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर विचार विमर्श करना। 10 से 11 सितंबर अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना। 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसे 119 यात्री 150 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत को एकजुट करना है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर NXT पहल शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक आकर्षक और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा 2021 में शुरू किए गए शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। HDFC बैंक NECL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी। तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर जो है भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिजिटल एड्रेस होगा, जिससे एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे शुरू किया है और साथ ही सप्ताह में कम से कम 1 दिन अनिवार्य खेल पीरियड को भी लागू करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा, जो 10,000 एकड़ में फैला है। इसका उद्देश्य है हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। हाल ही में चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरुआत की है। राजस्थान के झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता पर बल देना। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर में RO का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 28-29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। तो चलिए इसी के साथ आपका एक करेंट अफेयर वन लाइनर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।